अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद खान और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाज़रीन, मैं कल प्रोग्राम मैंने करना था, लेकिन हमारे एक दोस्त मुस्तनसर अब्बास जो कि पब्लिक न्यूज़ के रिपोर्टर थे, उनकी कल इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। इस वजह से मैं वो प्रोग्राम ना कर सका। मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, हम इकट्ठे रहे, अच्छा बुरा वक्त हमने देखा। मगर अफसोस कि कल वो हमें से जुदा हो गया, हमको तनहा छोड़ गया। उसकी वजूहत ये थी कि वो पब्लिक न्यूज़ में जॉब करता है, पिछले 6 माह से सैलरी नहीं मिली। हमारे यहाँ एक नया वतीरा बन गया है, जो सेठ हैं, जो मालकन हैं, वो तनख्वाह नहीं देते और मजबूरन हम जर्नलिस्ट जो होते हैं अपने अंदर ही घुटते रहते हैं, अंदर ही मरते रहते हैं, अपने मसले मसाइल, अपनी तकलीफ़ें बर्दाश्त खुद ही करते हैं। हम लोगों के मसाइल उजागर करने वाले, लोगों की तकलीफ़ें और परेशानियाँ सामने लाने वाले खुद जो हैं वो खुद इन तकलीफ़ों का शिकार हो जाते हैं, मगर कोई हमारा आसरा नहीं होता। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इन मालकान से खुदारा जो सैलरी आप हमसे तय करते हैं वो कम से कम वक्त पे दे दिया करें। हमारे कोई रईस नहीं, हम सेठ नहीं। अगर हम सेठ हों, हम अमीर और रईस हों तो हम अपने कारोबार करें, हम इस तरह दरबदर ना हों, आपके आगे हाथ ना फैलाएं तनख्वाह के लिए। कल मुस्तनसर अब्बास इस दुनिया से चला गया, लेकिन एक पैगाम छोड़ गया है कि जर्नलिज़म में वो आएगा जो या तो हरामखोरी करेगा, या किसी की जेब काटेगा, या ब्लैकमेल करेगा, तब वो चलेगा। अगर कोई हलाल और जायज़ तरीके से रोज़ी कमाना चाहे तो वह आज जर्नलिज़म में नहीं चल सकता। वो जर्नलिस्ट नाकाम हो गया। यही वजह है कि वो खामोशी से दुनिया से चला गया, और उसके जाने की वजह से हम सब बहुत अफसरदा हैं और दुआ गो है कि अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अब हम बात करते हैं कि जो गुज़िश्ता 48 घंटे में जो हुआ, सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन हुए, उसमें क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्या मामलात हुए पसे पर्दा, क्या क्या जो तनकीद हुई, जो गिले शिकवे किए गए, जो तहकीकात की गई, उस पर हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे। उसके अलावा कल मरीम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी के लिए नैब ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। 14 माह बाद, चलो देर आए दुरुस्त आए, ख्याल तो आया नैब को उनकी ज़मानत की मनसूखी का। कल उनको हाई कोर्ट ने तलब किया, उस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी और सादत संजरानी की वोटिंग हुई तो लोगों को यकीन था, एक जो हम देखते थे कि 48 वोट हुकूमत के साथ है और 51 वोट अपोजिशन के साथ है, मगर एक कहानी बदल गई। वही हुआ जो यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा हैदर गिलानी लोगों को बताता था कि वोट कैसे कैंसिल करते हैं, वो उसके आगे आ गया और 8 वोट कैंसिल हुए, जिसमें 7 वोट जो है ना एक ही तरह एक ही स्टैंप लगी। उस पर भी मैं आपको बात बताऊंगा कि वो एक ही तरह की स्टैंप क्यों लगाई गई। स्टैंप लगाने वाले 7 मुख्तलिफ लोग थे, हो सकता है कोई थोड़ा आगे करता, कोई पीछे करता, कोई ऊपर करता, कोई नीचे करता, लेकिन आप मुसलसल देखें कि वो एक ही जगह स्टैंप लगी है। अगर आप 7 बैलेट पेपर देखें तो उनमें कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप ज़रा 19-20 भी फ़र्क होगा, एक ही तरीके से लगाएगी। उसकी वजह यह है कि ये 7 वो लोग थे जिनके मुतालिक सादत संजरानी ने कहा था कि ये नून लीग के वोटर हैं, सेनेटर है, ये मुझे वोट देंगे। इसके बाद इनको बुलाया गया, तमाम को हलफ लिया गया, अपोजिशन ने तमाम से हलफ लिया कि हलफ दें कि आप यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देंगे। जब हल्फ़ी वफ़ादारी के बाद जो उनसे हलफ लिया गया, ओथ लिया गया, उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो गई। उन्होंने पूछा, जनाब मशवरा किया गया जिनको वोट देना था या जिनके साथ वो थे, उन्होंने कहा देखिए आपने कसम खा लिया वोट देने का, तो एक तरीका हम बता देते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैदर गिलानी ने बड़ी प्यारी बात की है कि आप वोट कैंसिल कर दें। वो ये ना इनका किया, इनके आगे आ गया। कैसे कैंसिल करें? उन्होंने 7 बंदों को स्पेशल कहा गया कि आप जो है ना, उस वक़्त उनके जहन में ये नहीं था कि हम स्टैंप ऊपर लगाएंगे तो वोट कैंसिल हो गए। इन्होंने 7 बंदों को पाबंद किया कि आपने वोट यहाँ इस तरीके से इस जगह लगाना है, ताकि हम जब वोट खोलें तो हमें पता चल जाए कि ये वो 7 लोग हैं जिन्होंने हमें वोट दिया, जो हमारे मशकूक से जिनके मतलब ये कहा जा रहा था कि हमें वोट नहीं देंगे। ये 7 वोट जो आप अगर गौर से देखें तो आप देखेंगे कि ये 7 वोट की स्टैंप सेम एक ही जगह लगी है, एक ही तरीके से लगाई गई है। उसका मकसद ये था कि एक वैसे चला जाए कि देखें हमने 7 वोट आपको देने थे, दे दिए, लेकिन वो नादान बेवकूफ़ ये समझे नहीं कि वोट रिजेक्ट भी हो जाता है। इस वजह से इनका रिजेक्ट हो गए। और जब उसके बाद मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी की बारी आई और दूसरी तरफ गफूर हैदरी थे, तो वहाँ क्या हुआ, वो 7 वोट जो रिजेक्ट हुए थे वो चले गए। चलो हम कहते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी की तो इज़्ज़त बच गई, इसलिए कि वो कह सकता है कि मेरे वोट 7 रिजेक्ट हो गए हैं। भाई गफूर हैदरी और मौलाना फजलुर रहमान क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? एक मैसेज दे दिया पीडीएम की कि जो क़यादत थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि सर हम आपको लीडर नहीं मानते, आपको हम अपना सरबराह नहीं मानते, आप ज़बरदस्ती हम पे मुसल्लत हैं, आप रहें, हम आपको वोट नहीं देंगे। अगर उनके वोट भी रिजेक्ट हो जाते तो गफूर हैदरी कम से कम इज़्ज़त तो बचा लेते, कहते तो कि जी मैं देखें मेरे वोट रिजेक्ट हो गए हैं। चलो यूसुफ रज़ा गिलानी के पास एक बहाना तो आ गया कि मैं अदालत में जा रहा हूँ, तो ये देखें जी मेरे रिजेक्ट हुए। गफूर हैदरी को तो
एक सेटअप कॉल दी गई बाकायदा पीएमडी की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, कि आपको हम वोट नहीं देंगे, आप हमारे लीडर नहीं हैं, आप हमारे साथ नहीं चलते थे मौलाना फजल रहमान साहब, आप हमारे सर पे मुसल्लत है, हम आपको सरबराह नहीं मानते। ये एक तो वाज़े मैसेज समझ गया, चला गया था, अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि चूँकि ये आसिफ जरदारी ख़ुद 5 साल तक मुक़्तदर प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके मुक़्तदर हलकों में राब्ते हैं, और वैसे भी आसिफ जरदारी के बारे में ये मशहूर है कि वो दोस्तियाँ निभाते हैं, वो यारों के यार हैं। उन्होंने अपने सोर्स लड़ाए तो उनको पता चल गया कि ये 7 बोर्ड थे, ये नून लीग के थे, और इसको कैसे ये किया गया, इसको जो प्लान था ये लंदन प्लान बना था। लंदन में बैठ के ये फ़ैसला किया गया था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को इलेक्शन नहीं जीतने दिया जाएगा, क्योंकि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन जीत गए तो पीपल्स पार्टी असम्बली में आ जाएगी, अगर गफूर हैदरी जीत गए तो मौलाना फजल रहमान की JU फेव इलेक्शन में, अगर ये दोनों इलेक्शन में आ जाते तो इनका एक स्टेक हो जाएगा हुकूमत में। जब स्टेक होगा तो ये लोग हुकूमत गिराने की तरफ नहीं आएंगे। इनकी कोशिश ये होगी कि जैसे बिलावल बार बार ये कह रहे हैं कि 5 साल तक हुकूमत को चलना चाहिए, तो जब ये खुद हुकूमत में आ जाएंगे तो इनके स्टेक हुकूमत में होंगे, तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि हुकूमत को गिराया जाए। लिहाजा नवाज़ शरीफ ने एक प्लान लंदन में बैठ के ये बनाया कि ये वोट रिजेक्ट किए जाए, यूसुफ रज़ा गिलानी भी इलेक्शन ना जीते, गफूर हैदरी भी इलेक्शन ना जीते, तो ये मजबूर हो जाए हमारे साथ कैंपेन बाहर आके एहतजाज करने के लिए, एजिटेशन के लिए ये बाहर आएंगे। यही वजह है कि इनको रिजेक्ट किया गया। लेकिन आसिफ जरदारी को तमाम रिपोर्ट्स पहुँच गई हैं, बिलावल भट्टो को ये सब कुछ चला गया, मौलाना फजल रहमान साहब को भी ये मालूम हो गया है, कुछ बता दिया गया, कुछ शवायद उनको दे दिए गए हैं कि जनाब ये देखें, आप ये कहते हैं कि एजेंसीज़ ने काम किया या मुक़्तदर हलकों ने ही काम किया, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल न्यूट्रल थे, वो खामोशी से तमाम नज़ारा कर रहे थे। ये जो कुछ किया आपके आस्तीनों के सांप ने किया, वो जो आपके दोस्त थे, वो जिन्होंने आपके नशेमन पे बिजलियाँ गिराई, ये उनके काम है। इसी वजह से ये रिजेक्ट हुआ है और ये उनको पता चल गया। उसके बाद जो अहम मीटिंग हुई है गुज़िश्ता रात, उसमें आसिफ जरदारी ने वाज़े तौर पर अपने जो आला क़यादत थी उनको पैगाम दिया है कि आइंदा मौलाना फजल रहमान और नून लीग की किसी एजिटेशन में हम इतनी शिरकत नहीं करेंगे। यही वजह है कि जब लॉन्ग मार्च की बात हुई है तो कल ये कहा गया कि हम लॉन्ग मार्च में आपके साथ नहीं जाएंगे, हाँ अलबत्ता अगर आप इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो हम इस्लामाबाद आ जाएंगे। ये वाज़े मैसेज दे दिया गया है कि मौलाना फजल रहमान को कि अब हम आपके साथ नहीं चल सकते। नून लीग को ये मैसेज चला गया कि जनाब अगर आप एजिटेशन करना चाहते हैं तो करें, हम आपके साथ नहीं चल सकते। ये तो वो वाज़े तौर पर सबको पता चल गया कि ये साजिश किसने की है। ये हुकूमत का कोई कमाल नहीं है, ये अपनों ने ही अपनों पे बिजलियाँ गिराई हैं। जो अंदर खाते सियासत है, ये उसका नतीजा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी हार गए, गफूर हैदरी हार गए और मोहम्मद मिर्ज़ा साजिद संजरानी जो इलेक्शन जीत गए। अब हम बात करते हैं जी, मरीम नवाज़ को कल तलब कर लिया गया। मुझे याद आ रहा है 6 नवंबर 2019 को नवाज़ शरीफ की ज़मानत हुई। उससे पहले एक हफ्ते अगर हम देखें तो मीडिया पे खौफ का आए थे कि बस नवाज़ शरीफ खुदा न खास्ता अब गए कि गए, अब गए तो गए। हुकूमत के अगर हम हाथ पाँव देखें तो फूले हुए थे। हुकूमत ये खुद देख रही थी कि खुदा न खास्ता ये हमारे गले ना पड़ जाए, अगर कुछ हो गया तो एक अजाब आ जाएगा। जो हमारे मुक़्तदर हल्के थे वो भी थोड़े से परेशान थे कि अगर इसको कुछ हो गया तो क्या होगा। कुछ मामला पीछे थे, कुछ डील की बात भी कह दें, कुछ मामला चल रहे थे। उसका नतीजा ये निकला कि 6 नवंबर को नवाज़ शरीफ की ज़मानत दे दी गई और वो 19 नवंबर 2019 को वो मुल्क से बाहर चले गए। तकरीबन 14 दिन बाद वो मुल्क से बाहर चले गए। उसके बाद मरीम नवाज़ की भी ज़मानत हो गई और उसकी ज़मानत इस बेस पे हुई कि जनाब उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद की तमादारी करना चाह रही हूँ तो मुझे ज़मानत दीजिए। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनकी ज़मानत हो गई। आज की अगर हम बात करें तो तकरीबन 14 माह हो गए हैं नवाज़ शरीफ साहब को बाहर गए हुए। अपना इलाज तो उन्होंने ना करवाया, बहरहाल मुल्क से बाहर हैं। मुल्क के अदारों का इलाज, अपोजिशन का इलाज, हुकूमत का इलाज, मुक़्तदर इदारों का इलाज वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि हम उनकी तकरीरों से सुनते हैं, वो लोग जो उनके खैर ख्वाह थे, जिन्होंने उनके साथ नेकी की, हमदर्दी की, ये उन्हीं के ख़िलाफ़ जो है ना वो उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी, तनकीद शुरू कर दी। और 14 माह से आप सुन रहे हैं कि हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब पे की बात कर लें, जनरल फैज़ हमीद साहब की बात कर लें, इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। 14 माह से ये गेम चल रही थी। अब वक्त आ गया था कि कानून को अपना रास्ता बनाना होगा। तो लिहाजा यही वजह थी कि नैब ने अब हाई कोर्ट में अपील की है कि मरीम नवाज़ को चूँकि हमने ज़मानत दी थी हमदर्दी की बुनियाद पर,
रमज़ान शुगर मिल्स और जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी उसके केस में उनको ज़मानत दे दी थी। अब जब 14 माह हो गए हैं और नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है, तो अब मुझे नहीं समझ आती थी कि 14 माह ये किसकी तमारदारी करती नहीं, तमारदारी तो नहीं करती रही। बहरहाल ये बहुत से मामला जो थे ना, उनके मामले में वो जो उनकी खैरियत जो है ना वो कर रही थी। इस बारे में हम बात नहीं करते। बात यह कि अब आगे आए, अब कल मरीम नवाज़ को तलब किया गया है, उस पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने शुगर मिल्स जो है ना और मनी लॉन्ड्रिंग ये है, इसमें उन्होंने करप्शन की है, इनकी ज़मानत मनसूख की जाए। जो नैब के जो वजूहात है जिस बेस पर वो अदालत में गए वो इंतहाई बेहतरीन और मौसर है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत दी, हमने इसमें किसी किस्म का एतराज़ नहीं किया। अब 14 माह हुए नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए हैं, तो अब उनकी ज़मानत जो है मनसूख की जाए और उनको गिरफ़्तार किया जाए। थोड़ा सा मैं इसकी बात करूं, नैब ने ये कहा कि जनाब बात ये है कि रमज़ान शुगर मिल्स के जो मामलात हैं और मनी लॉन्ड्रिंग है उसके बारे में ये मैं बैरूनी जो सरमाया आया उसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि इन्होंने जो प्रोजेक्ट मुल्क में लगाया, जो किक बैक और रिश्वत ली, वो इन्होंने पाकिस्तान में नहीं ली, क्योंकि पाकिस्तान में लेते तो अकाउंट्स में आते नज़र आता था। इन्होंने वो किक्स बैक और रिश्वत की रकम जो मुल्क से बाहर ली गई, जब वो बाहर ली गई तो उन लोगों से ये कहा गया कि आप हमारे लिए कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें। प्रॉपर्टी की तरफ ये माइल थे कि शायद कोई प्रॉपर्टी का कारोबार होगा, वहाँ से 4 कर लेंगे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ और कुछ अर्से बाद इन्होंने उनसे कहा कि आप पैसे पाकिस्तान भेज दें। जब वो पैसे वापस आए तो इन्होंने ये कहा कि जनाब हमने अपने शेयर जो है ना, जो हमारे रमज़ान शुगर मिल्स में हमारे शेयर्स थे, वो हमने इनको भेजे हैं, ये वो पैसे वापस आए हैं। इस पे उन्होंने तमाम तहकीकात की है और जिसके बाद ये साबित हो गया कि जो पैसे थे ये किक बैक और रिश्वत के पैसे थे जो मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में मुल्क से बाहर गए थे और वापस आ गए हैं। इस सिलसिले में कल नैब ने हाई कोर्ट पे अपील की और कल उनकी जो तारीख़ है और नज़र ये आ रहा है कि इस बार नैब जो है ना वो बड़े स्ट्रॉन्ग फुट पे है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अहम जो मामलात हैं उसको उठाया और यकीनन मरीम नवाज़ की जो गिरफ़्तारी है वो मुतवक्को है और मरीम नवाज़ गिरफ़्तार हो सकती हैं। अलबत्ता कोई पीछे मामला हो जाएँ, कोई और दूसरे मामलात हो जाए, कोई डील की सूरत निकल आए तो हो सकता है मरीम नवाज़ गिरफ़्तार ना हो, मगर जो शवाहिद हैं, जो केस की नौयत है वो बता रही है कि मरीम नवाज़ कल गिरफ़्तार हो जाएगी। अब देखते हैं कि कल क्या होता है, इसके लिए हम कल की तारीख देखते हैं कि कल क्या होगा, कोर्ट में कोर्ट क्या डिसीजन करती हैं और इस दौरान क्या मामलात होंगे उस पर भी एक नज़र रखते हैं और उसमें हम आपसे कल बात करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।